वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। आज के करंट अफेयर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये की गई है अयोध्या एयरपोर्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण दिसंबर 2000 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। अब देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश की आई और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात आई है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया था कि अयोध्या मंदिर का निर्माण होना है। कहाँ पर होना है? तो अयोध्या में होना है, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पर श्री राम का मंदिर बनना है, जिसका उद्घाटन भी किया जा चुका है 5 अगस्त को। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ये? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तथा किस देश के साथ सर्वाधिक लंबाई की सीमा है इसकी? नेपाल के साथ है। तो इतने राज्यों से अपनी क्या करता है? सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो संयुक्त प्रांत था, क्योंकि इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेजों के टाइम पे। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 75 जिले हैं और 8 डिवीजन है। 75 जिले और 8 डिवीजन। यहाँ की राजधानी जो है वो क्या है? लखनऊ है। और जबकि अगर हम बात करें 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को इससे क्या कर दिया गया था? अलग। ये जो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 हैं, गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है जिनका वास्तविक नाम अजय बिष्ट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 है और विधान परिषद सीटें 100 हैं। ये पूरे राज्यों में सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक जो सीटें हैं विधानसभा विधान परिषद वो उत्तर प्रदेश में ही है, 403 और 100। राज्यसभा और लोकसभा भी यहीं पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। अभी ज्यादा क्यों है? तो पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जबकि एरिया रैंक के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। अब एरिया रैंक के हिसाब से पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे गुजरात, छठवें पे कर्नाटक, सातवें पे लद्दाख। ये किस हिसाब से है? एरिया के हिसाब से। किस हिसाब से? एरिया के हिसाब से। जबकि अगर हम बात करें कि रैंक वाइज, यानी कि पॉपुलेशन रैंक वाइज कौन कौन सा राज्य आता है, तो पहले नंबर पर पॉपुलेशन रैंक में कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। पहले नंबर पर जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये पॉपुलेशन रैंक है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो पहले पायदान पर टीम पहुंची है कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया, जबकि इंग्लैंड के पास 271 अंक है, वह दूसरे स्थान पर है। और तीसरे नंबर पर है भारत, जिसके पास 266 अंक है। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दी थी मैच। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, उसके तहत इंग्लैंड ने इसे हरा दिया था, तो इंग्लैंड पहले नंबर पर पहुंच गई थी। लेकिन दोबारा से अब कौन पहुंच गई है? ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। अब देखिए, बात अगर ICC की T20 की आई है तो ICC T20 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ICC मैन T20 वर्ल्ड कप जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 2007 से। लेटेस्ट एडिशन इसका 2016 में हुआ था, 2020 में होना था लेकिन टल गया वो।
अब नेक्स्ट एडिशन जो होना है वो कब होना है? 2021 में। 2020 में वो कहाँ पर होना था? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब 2021 का जो नेक्स्ट एडिशन है वो भारत में होने की संभावना और घोषणा भी की गई है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये जो बना है वो कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। क्या करने वाले? 100 गोल करने वाले। किसमें? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे बने हैं, तो पहले भी कोई होंगे। तो पहले जो व्यक्ति थे जो कि 100 गोल कर चुके थे दुनिया में, तो वो कौन थे? तो ईरान के अली देही। कौन? ईरान के अली देही 100 गोल का आंकड़ा पहले पूरा कर चुके थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय गोल में रोनाल्डो ने हाल ही में दूसरे खिलाड़ी बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात आई है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि किस देश के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। किस देश के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और फुटबॉल में या खेल प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा जो महंगे प्लेयर हैं या सबसे ज्यादा जो धनी प्लेयर हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये जो निधन हुआ है वो हुआ है जयप्रकाश रेड्डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जयप्रकाश रेड्डी जो कि तेलुगु के फिल्म अभिनेता थे, इनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कितनी साल की उम्र में? 74 साल, यानी कि 74 ईयर एज में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किन दो देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो 5G तकनीक पर जो काम कर रहा है भारत, वो किन किन देशों के साथ मिलकर कर रहा है? इजराइल और अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों से लोगों के संपर्क बीच में सहमति बनी थी, और इसी को तहत लेके 5G सेवा जो अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से अधिक विश्वसनीय तरीके से नेटवर्क फैलाया जा सकता है, तो उसी तरीके से उसी कवायद की तरफ भारत इजराइल और अमेरिका के साथ 5G तकनीक पर क्या करेगा? काम करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत किन दो देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम करने वाला है। तो किन दो देशों के साथ? इजराइल और अमेरिका। इजराइल पश्चिमी एशिया का एक देश है, जबकि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार मैं बता चुका हूं आपको इजराइल और अमेरिका के बारे में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो 22 बांस समूह जो लॉन्च किए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, वो कितने राज्यों में किए गए? 9 राज्यों में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है। तो 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने ही 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, वो भी कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और कर्नाटक। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और कर्नाटक। अगर हम बात करें 22 समूहों में से 6 महाराष्ट्र में, 3 त्रिपुरा में, 2 मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, इस तरीके से काम किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 में केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया था, और इसी के तहत उत्पादों का व्यापार करना भी संभव हो पाया था। तो 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को भी अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय बांस मिशन जो है, इसके तहत क्या किया जाएगा? बांसों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 22 बांस समूह यानी कि क्लस्टर का जो लॉन्च की गई है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, वो कितने राज्यों में की गई है? 9 राज्यों में। अब देखिए बात अगर केंद्रीय मंत्री की आई है, तो केंद्रीय मंत्रियों के बारे में फिर से 5 केंद्रीय मंत्री आपको याद करवा देता हूं, मेरे साथ साथ आप पढ़ें। तो 6 से 10 तक आज हम पढ़ लेते हैं। तो उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री थावरचंद गहलोत। तो कम से कम 5 ये आपको पता होने चाहिए, बाकी मैं हर बार 5-5 आपको रिवाइज करवाता हूं जब भी किसी केंद्रीय मंत्री की बात आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त आयोग के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? तो आरबीआई की जो नए दिशा निर्देश आए हैं उसके मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो भी हैं उनमें वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि जो लगाई गई है या निर्धारित की गई है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो राशि कितनी निर्धारित की गई है। तो वो की गई है 50 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो आरबीआई ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है और उसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वास्थ्य ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा, उनके लिए ऋण सीमा को संशोधित कर दिया गया है। और अब कितनी ऋण सीमा कर दी गई है? 50 करोड़ रुपए। इससे होगा क्या, तो ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि संवाद में किसके द्वारा मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित किया गया है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को जो संबोधित किया है वो किसने किया है? तो वो किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही है। तो नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम के हमारे भारत के क्या है? प्रधानमंत्री। इन्होंने ही स्वनिधि संवाद हुआ है कहां पर? मध्य प्रदेश में, जिसके स्ट्रीट वेंडर को इन्होंने क्या किया है? संबोधित किया है। अब आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र और अकुशल श्रमिक हैं। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया गया है? संबोधित किया गया। अब ये स्वनिधि संवाद क्या है? तो गरीब स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के प्रयास में 1 जून 2020 को स्वनिधि संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था, 1 जून 2020 को। और वे क्या है? महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ने संबोधन के प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत सैकड़ों एलसीडी स्क्रीन लगाई गई थी। इससे प्रमुख हितधारक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो स्ट्रीट वेंडर, एमएसएमई, संगठित क्षेत्र और अकुशल श्रमिक। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये किस राज्य में की गई थी? मध्य प्रदेश में। इतना ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक हुई है? तो पहले संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई है वो भारत और किस देश के बीच हुई है? तो वो की गई है अंगोला के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही है। तो पहली बार भारत और अंगोला के बीच में क्या हुई है? संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त आयोग की पहली बार बैठक जो हुई है भारत की वो किस देश के साथ हुई है? अंगोला। अब देखिए अंगोला की बात अगर आई है तो अंगोला के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अंगोला से जो आयोजक बैठक की गई है, इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार का विस्तार करने और स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल और कृषि और रक्षा सहयोग में भी क्या की है? चर्चा की है। आपको पता होगा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो है था नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन जो कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन था, जिसमें लगभग 14 देशों ने क्या लिया था? भाग। और 2011 में दूसरा हुआ था जो कि इथोपिया में हुआ था और तीसरा शिखर सम्मेलन इसका 2015 में हुआ था। अंगोला जो देश है वो कहाँ का देश है? तो अंगोला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो अंगोला मुख्य रूप से अपने तेल संसाधनों के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अंगोला में तेल संसाधन मिलते हैं। तो अंगोला उप सहारा रेगिस्तान में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है और इससे भारत को बहुत ज्यादा क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अब देखिए बात अगर अंगोला की है तो अंगोला के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही यही जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है? अंगोला देश है। अब अंगोला देश जो है वो एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि तेल संसाधन में बहुत ज्यादा संपन्न है। और इसकी जो राजधानी है, अब अंगोला के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंगोला की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अंगोला की राजधानी है लौंडा। क्या राजधानी है? लौंडा। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगालीज है। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम यहाँ के बात करें प्रेसिडेंट की तो जाओ लोरेंसो है। जाओ लोरेंसो है इसके प्रेजेंट टाइम के।
और यहाँ की जो करेंसी है वो क्वांजा है। क्या है? क्वांजा। तो इतना आपको अंगोला के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये जो योजना लॉन्च की गई है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो वो की गई है मत्स्य संपदा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही है। तो मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब मत्स्य संपदा योजना से होगा क्या? अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मत्स्य संपदा योजना के साथ ही प्रधानमंत्री ने ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है और कब से कब तक? तो 2020-21 से 2024-25 के बीच में इसे लागू किया जाएगा और इसमें मत्स्य पालकों के लिए आवंटित धनराशि 20,050 करोड़ रुपए होगी। कितनी? 20,050 करोड़। और यह मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गई क्या है? धनराशि। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक क्या करना है? बढ़ाना है। और मत्स्य उत्पादन वाले जितने भी किसान, उनकी आय को दोगुना करने का इनका लक्ष्य लिया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा हाल ही में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाने का फैसला रखा गया है वो किस देश के साथ रखा गया है? तो वो रखा गया है श्रीलंका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो श्रीलंका में वैसे तो लगभग 93% लोग मीट खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी ब्राह्मण या ऐसे भी हिंदू हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है श्रीलंका देश के द्वारा। अब देखिए, बात अगर श्रीलंका की आई है तो श्रीलंका के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा है? श्रीलंका, जिसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। अब ये भारत और इनके बीच में अगर हम बात करें श्रीलंका के बीच में, तो यहाँ पे पाक जल संधि है जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मेनली पड़ती है। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है और इन दोनों के बीच में कौन सा सेतु है? राम सेतु। अब देखिए, श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के बारे में जो फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसके फैक्ट। तो श्रीलंका का पुराना नाम जो था सीलोन था, 1972 में नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया था? श्रीलंका। तपोवन या सिंगल द्वीप या रत्न द्वीप भी इसे कहते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा धर्म कौन सा पाया जाता है? बौद्ध धर्म। हिंद महासागर का मोती से कहते हैं। सबसे ऊंचा जो बिंदु है इसका वो माउंट पीड्रो है। कौन सा? माउंट पीड्रो। यहाँ का जो राष्ट्रीय भोजन है वो चावल है। एकमात्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीलंका में वो कोलंबो है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और प्रेजेंट टाइम पर अगर यहाँ पर बात करें पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। यहाँ की राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा है। राष्ट्रीय पक्षी जंगल फाउल है। राष्ट्रीय पक्षी सीलोन आयरन वुड है। राष्ट्रीय पशु शेर है। मुख्य निर्यात जो है इसका चाय है। क्या है? चाय। सबसे बड़ा शहर इसका कोलंबो है। यहाँ की जो व्यापारिक राजधानी है वो भी कोलंबो है। विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी वो यहीं की प्रधानमंत्री थी, श्री भंडार नायके। यहाँ की जो भाषा है वो सहेली या तमिल है। राष्ट्रीय पुष्प इसका लिली है। यहाँ की जो संसद है उसे पार्लिया मैथुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लिया मैथुआ, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है? 225। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो श्रीलंका माता है। और सबसे अगर हम बात करें लास्ट में, तो इसकी जो राष्ट्रीय झील है वो बेरा झील है। कौन सी? बेरा झील, जो कि कोलंबो है। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर निम्न में से किससे संबंधित है? तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर जो संबंधित है वो संबंधित है रेलवे से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो रेलवे से संबंधित है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। वो क्या है? रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। अब ये रियल मैंगो सॉफ्टवेयर किस तरीके से रेलवे से संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रव्यापी जांच में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के उपयोग पर हाल ही में क्या लगा दी है? रोक लगा दी। अभी रियल मैंगो सॉफ्टवेयर था क्या जिस पर रोक लगाई गई है? तो इसमें क्या था कि रियल मैंगो सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी वेबसाइट, जिस पर तत्काल टिकट बुकिंग होती है, उसके लिए विकसित एक अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत जल्दी टिकट को बुक कर लिया जाता था फ्लाई स्पीड के साथ। यानी कि इसमें क्या होता था, ये जो कैप्चा कोड वगैरह ये खुद से ले लेता तो बहुत जल्दी इसमें क्या हो जाता था? टिकट बुकिंग। और ये गैर यानी कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था। तो इस सॉफ्टवेयर को हाल ही में क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो चुनाए गए हैं वो चुने गए हैं
डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं और कहाँ के हैं? अमेरिका यानी कि यूएसए के। इनको हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो लिखी गई है युवराज सिंह द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो युवराज सिंह अपने संन्यास को तोड़ना चाहते हैं और दोबारा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेलना चाहते हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है किसको लिखी गई है? बीसीसीआई को लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है, जो कि सोशल साइट्स पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाते हैं, उनके लिए कौन सा? असोल चीनी, यानी कि नाम क्या है उस अभियान का? असोल चीनी। और ये जो किया गया है असोल चीनी या रियल शुगर, ये जो किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया? तो वो किया गया बांग्लादेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर? बी आंसर सही आंसर है इसका। तो बांग्लादेश ने हाल ही में क्या किया है? सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नामक एक अभियान चलाया है, जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल की LICT परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, darbar21.org, darbar21.org। अब देखिए, बात अगर बांग्लादेश की आई है तो बांग्लादेश के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है? बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ था कब? 1971 में। भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे बांग्लादेश को। और शून्य रेखा किन के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किन के राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है? भारतीय राज्यों से। तो पश्चिम बंगाल इधर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो इतने राज्यों से अपनी ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल हामिद हैं, और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। यहाँ की जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 350 मेंबर हैं। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला है, जो कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और पहली बार कब गाया गया था? इसे 1906 में। यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। और विजय दिवस यहाँ का 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। यहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मैगपाई रॉबिन है, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है, राष्ट्रीय वृक्ष आम है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, जलीय जीव यहाँ का गंगा डॉल्फिन है। यहाँ के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो कावी नजरुल इस्लाम है, और इसके जो फाउंडर या संस्थापक हैं बांग्लादेश के वो शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान। राष्ट्रीय फल इसका कैथल या जैक फ्रूट है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का भावल, गाजीपुर, हिमचारी और चिटागोंग है। राष्ट्रीय नदी यहाँ की जमुना है, जो कि बांग्लादेश को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रीय हीरो हैं वो बंगावीर मोहम्मद अतौल गनी उस्मानी है। और यहाँ पे एकमात्र जो मंदिर है वो बैतुल मुकर्रम है। और यहाँ की राष्ट्रीय झील हाहोर है। और यहाँ का जो माउंटेन है सबसे ऊंचा वो कोकरा डोंग है, जो कि बंदरबन के नाम से भी जाना जाता है, काला पहाड़ भी जिसे हम कहते हैं। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया है और कुछ लोगों ने डिटेल में किया है। मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो आंसर डिटेल में किया करें। तो क्वेश्चन था, प्रसिद्ध केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो केरल राज्य से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। और इन्हें ही संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि 1973 में इन्होंने केस जीता था भारत सरकार से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। अब कल के लिए आपका एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में करना है, जितना डिटेल में हो सके उतना, और सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन है, NSO सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे ऊपर है? तो आपको राज्य बताना है, राज्य के बारे में बताना है, NSO के बारे में बताना है, और भी जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई थी वो सब कुछ आपको बताना है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जितने भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।